अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे इस चैनल में। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम काइनेटिक फ्रिक्शन की डेरिवेशन करेंगे और नीट और JEE लेवल्स की कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन बेटा मेरी ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप फ्रिक्शन पे जो हमारा पहला लेक्चर है आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको काइनेटिक फ्रिक्शन अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि बेटा मैंने पहले लेक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताया है और मैंने ये जो तीनों फ्रिक्शंस हैं इनको ग्राफिकली भी इलस्ट्रेट किया है उस लेक्चर में। तो आप प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखें। वैसे इस लेक्चर में भी हम इसको समझेंगे, लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर हम लेक्चर नंबर 1 फ्रिक्शन का देखें। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप यहाँ देखिए मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव करती है। तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन होता है, जो अपोजिंग फोर्स होता है, यानी जो हमारी मोशन को अपोज करता है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन बेटा आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन एग्जिस्ट होता है। जब तक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, जब तक बॉडी रेस्ट में होती है तो तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। तब तक जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम क्रिटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब बॉडी मोशन में आती है फिर जो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स बॉडी पे लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इट इज कांस्टेंट। सो यहाँ Fk इज कांस्टेंट। ड्यूरिंग द मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये भी मैंने आपको बताया है, ग्राफिकली भी दिखाया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन और क्रिटिकल फ्रिक्शन। तो आज हम इसकी डेरिवेशन पे आएंगे। तो चलिए बेटा यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को कंसिडर कर रहा हूँ। तो लेट्स टेक ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी को मैं रख रहा हूँ। तो बेटा इट इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर एक बॉडी मैंने लिखी है जिसका मास आप m कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा पहले जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो होगा वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है mg होती है, वेट ऑफ द बॉडी। इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसकी रिएक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले ये दो फोर्सेस, पहला वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट ऑफ द बॉडी mg, इसकी रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, जिसे हम बेटा नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो चूंकि बॉडी में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, न बॉडी अप जा रहे हैं न डाउन जा रहे हैं, इसलिए बेटा हमने ये पहले ही जाना है कि R की वैल्यू जो होती है वो R की वैल्यू mg होती है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है। एक्चुअली वर्टिकली देयर इज नो नेट फोर्स। सो हम कहते हैं कि R माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, यानी देयर इज नो नेट फोर्स वर्टिकली। सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, विच इंप्लाइज R विल बी इक्वल टू mg। बेटा ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि ये जो बॉडी है इट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप मान लीजिए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। प्लीज याद रखिए, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट the body is moving with uniform velocity. So बेटा
अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी जो भी फोर्सेस होंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो सम होगा या वेक्टर सम आप कह सकते हैं, वो जीरो के बराबर होगा। क्योंकि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। सो बेटा यहाँ पर हम अब फ्रिक्शन को दिखाएंगे। चूंकि बॉडी मोशन में है इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी मोशन में होती है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को दिखाएंगे। सो बेटा दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, जिसे हम Fk माइनस F कहेंगे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो बिकॉज body is moving in a straight line with constant velocity. So net force on the body is F net। अगर हम लिखें बेटा किसके बराबर होगा, वो होगा Fk minus F and that will be zero. That will be zero because body is moving with uniform velocity. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक इस पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा। अगर होगा तो वो नेट फोर्स जो होगा जीरो होगा। तो यहाँ पर हमने नेट फोर्स की वैल्यू जीरो रखी, जिसे हमें डेटा मिलता है Fk इज इक्वल टू F। तो अगर नेट फोर्स, सो यहाँ पर जो है जो अप्लाई फोर्स बॉडी पे होगा, जिसे बॉडी मूव कर रही है, और जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, उनकी वैल्यूज बराबर होंगी। तो अगर हम अब यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू m into a। नेट फोर्स इज इक्वल टू m into a। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F नेट बेटा होगा किसके बराबर, m into a, where m is the mass of the body and a is acceleration of the body. Since body is moving with uniform velocity, so clearly acceleration of the body will be zero. There will be no acceleration in the body because body is moving with uniform velocity. So net force चूंकि zero है, अगर net force हमने पहले यहाँ पर दिखाया है zero है, तो that means zero is equal to ma, which implies a is equal to zero. तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और यू कैन से बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम इसका दूसरा पार्ट जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन कहेंगे, तो उस पे आते हैं बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हमने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि इट इज वन ऑफ द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो भी फ्रिक्शन होता है, चाहे स्टैटिक हो, लिमिटिंग हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जितना ग्रेटर नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इस कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। वी नो दैट Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो बेटा लिमिटिंग, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सो वी कैन राइट Fk इज इक्वल टू म्यू k इंटू R। वायर बेटा आप याद रखें म्यू k जो है, म्यू k it is a constant here, mu k is a constant here। इस mu k को हम कहते हैं coefficient of kinetic friction। mu k is called coefficient of kinetic friction। coefficient of kinetic friction। so यहाँ अगर हम देखें तो म्यू के की वैल्यू बेटा मिलेगी हमें, म्यू के जो होगा वो होगा Fk डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा आप देख सकते हैं जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट इज द रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस। F is a force, Fk is kinetic friction which is a force। नॉर्मल रिएक्शन भी बेटा फोर्स है, तो ये जो है इट विल बी अ गिवन नंबर, इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। ये भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। सो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। सो इट इज बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज
the ratio of kinetic friction and normal reaction. So बेटा अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो उससे पहले आप देखिए हमने दिखाया एफ के जो होता है इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। अगर हम एक स्टेप और करें एफ के इज इक्वल टू म्यू के, और हमने पहले आपको दिखाया है आर इज इक्वल टू एम जी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल्स में हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, where mu k is the coefficient of kinetic friction। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ये कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने यहाँ देखा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। अभी हमने ये किया एंड वी ऑल्सो नो दैट जो एफ सी होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। शायद लेक्चर नंबर 2 में हमने ये दिखाया है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है या क्रिटिकल फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, या आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक स्पेशल केस होता है। तो अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर वी विल गेट, अगर राइट हैंड साइड हमारा है, अगर हम बेटा डिवाइड करें म्यू के इंटू आर, इसे डिवाइड करें म्यू एस इंटू आर, तो यहाँ मिलेगा हमें एफ के डिवाइडेड बाय एफ सी, और के साथ कैंसिल होगा तो वी विल गेट म्यू के डिवाइडेड बाय म्यू एस इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय एफ सी। हमें पता है बेटा वी नो दैट एफ के जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज लेस देन एफ सी। हमने पहले वीडियो में बताया है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। तो हम अगर यहाँ इसको डिनोमिनेटर में लें तो वी विल गेट एफ के डिवाइडेड बाय एफ सी इज लेस देन 1। यहाँ बेटा 1 रहेगा अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सो एफ के डिवाइडेड बाय एफ सी एज वी हैव सीन इट इज लेस देन 1, सो वी कैन राइट म्यू के divided by mu s is equal to fk divided by fc. Fk divided by fc is less than 1. It means mu k divided by mu s is less than 1. So आगे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करें mu k is less than mu s, तो ये बेटा रिजल्ट ऑफ याद रखें जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जो कि अक्सर नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। बेटा जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो आप देखिए द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from rest at the top comes back to rest at the bottom. Find its coefficient of friction for the lower half. बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊं। So this is an inclined plane बेटा, this is the horizontal, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं horizontal, this is inclined plane and this is the angle of inclination theta. So
द क्वेश्चन सेज इसके दो पार्ट्स हैं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। तो मान लीजिए यहां तक इसका अपर हाफ है, अपर हाफ, and this is lower half, this is upper half and this is lower half। so जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसके दो हाफ्स हैं, एक तो अपर हाफ दूसरा है लोअर हाफ। अब आगे यहाँ पर लिखा है the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth। ये जो अपर हाफ है बेटा इट इज स्मूथ। सो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं कि अपर हाफ में जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज परफेक्टली स्मूथ, दैट मींस फ्रिक्शन जो होगा वो हम कंसिडर कर सकते हैं दैट विल बी जीरो। सो बेटा दिस इज स्मूथ, ये जो पार्ट है दिस इज स्मूथ, ये आप दिया हुआ है दिस इज स्मूथ एंड देयरफॉर यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा जीरो। लोअर हाफ, while the lower half is rough, बेटा lower half जो है it is rough, that means यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो नॉन जीरो होगा। तो यहाँ हम लिखें it is rough। सो इंक्लाइंड प्लेन के दो पार्ट्स हैं, एक तो है अपर हाफ जो कि स्मूथ है, that means फ्रिक्शन इज जीरो, और आप ये भी कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। लोअर हाफ दूसरा पार्ट जो कि रफ है, यहाँ पर जो म्यू होगा वो नॉन जीरो होगा। तो हमें क्या कहना है, a body starting from rest at the top comes back to rest at the bottom। यहाँ से बॉडी शुरू कर रही है मोशन, तो आप मान लीजिए यहाँ बॉडी है तो इसकी मोशन इस डायरेक्शन में, बॉडी एट द बिगिनिंग रेस्ट में है, तो जब बॉडी लोअर हाफ पे पहुंच जाती है, यानी जब बॉडी की जर्नी खत्म हो जाती है तो बॉडी उस वक्त पे रेस्ट में आ जाती है। तो जो मोशन है इट इज डाउनवर्ड्स, एंड हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन में आपको जो बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड्स मोशन में हो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है a इज इक्वल टू g टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू k टाइम्स cos थीटा। सो हम यहाँ लिखें एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, acceleration down the plane, down the inclined plane is a is equal to g times sin theta minus mu times cos theta। सो बेटा एक्चुअली डेरिवेशन में हमने यहाँ पर म्यू के का यूज किया था। अगर बॉडी चूंकि स्टार्ट इन द बिगिनिंग द बॉडी इज एट रेस्ट एंड इन द एंड द बॉडी इज आल्सो एट रेस्ट। सो अगर आप चाहें तो यहाँ म्यू लिख सकते हैं, म्यू के भी लिख सकते हैं और म्यू सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैंने म्यू लिखा है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हिच इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा। तो अब हम इस क्वेश्चन के दो हिस्से करते हैं। एक तो हम अपर पार्ट के लिए अपना जो ये फॉर्मूला है g टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, अपर हाफ के लिए इसको यूज करेंगे और लोअर हाफ के लिए भी इसको यूज करेंगे। लेकिन बेटा हमें ये याद रखना होगा अपर हाफ के लिए जो म्यू है इट इज जीरो एंड लोअर हाफ के लिए जो म्यू है इट इज नॉट जीरो। ओके लेट्स कंटिन्यू। a is equal to g times sin theta, beta this is for upper half, क्योंकि upper half में mu जीरो है, mu is zero for upper half, so we get a is equal to g sin theta। ये टर्म जो है it will be zero। lower half के लिए जो a होगा it will be minus g times, माइनस में भी आपको बताऊंगा माइनस क्यों हमने यहाँ मेंशन किया, माइनस म्यू टाइम्स cos थीटा। लोअर हाफ के लिए फॉर लोअर हाफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके बढ़िया। सो अब आप पूछेंगे माइनस क्यों लिखा मैंने। बेटा जब मोशन डाउनवर्ड्स है अपर हाफ में देयर इज नो फ्रिक्शन,
सो द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, अपर हाफ में बॉडी एक्सेलरेट होगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन द लोअर हाफ देयर इज फ्रिक्शन, लोअर हाफ में फ्रिक्शन है क्योंकि अपर हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, तो लोअर हाफ में बॉडी की रिटार्डेशन होगी, अपर हाफ में बॉडी की एक्सेलरेशन होगी और लोअर हाफ में बॉडी की रिटार्डेशन होगी। सो वी कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहां पर मैंने माइनस का यूज किया। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब हम एक और यहां पर कंसेप्ट यूज करते हैं। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो बॉडी एक्सेलरेशन अपर हाफ में गेन कर रही है दैट विल बी इक्वल टू रिटार्डेशन इन द लोअर हाफ, जो क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं हम। जो बॉडी अपर हाफ में एक्सेलरेशन गेन कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू रिटार्डेशन इन द लोअर हाफ। सो लेट्स राइट इट। Acceleration in the upper half, acceleration in the upper half is equal to retardation in the lower half. So beta, this gives us acceleration in the upper half, which is g sin theta. G sin theta is equal to retardation in the lower half, which is minus g sin theta minus mu times cos theta. g और g कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हम लिख सकते हैं sin theta, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस sin theta, माइनस इंटू माइनस इज प्लस mu cos theta. सो माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करते हैं, सो we'll get sin theta plus sin theta is equal to mu cos theta. So sin theta plus sin theta is twice sin theta, which is equal to mu cos theta. So आगे हम लिख सकते हैं twice sin theta डिवाइड, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, which implies म्यू इज इक्वल टू twice sin पे cos is tan, twice tan थीटा. सो बेटा हमें जो था इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेसेस फाइंड आउट करना था, तो हमने देखा कि दैट इज 2 म्यू की वैल्यू जो है 2 tan थीटा। तो एक बार आपको मैं फिर बताऊं, जो बॉडी अपर हाफ में एक्सेलरेशन गेन कर रही है वही लोअर हाफ में रिटार्डेशन की सूरत में वो बॉडी रोज कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज किया, एक्सेलरेशन इन द लोअर हाफ इज इक्वल टू रिटार्डेशन इन द एक्सेलरेशन इन द अपर हाफ इज इक्वल टू रिटार्डेशन इन द लोअर हाफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी हुई है, तो आप देखिए, a body of mass m placed on a rough horizontal surface with the coefficient of friction mu inclined at an angle theta with the horizontal. Find theta if the mass is in equilibrium. So बेटा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है which is angle of inclination. तो यहाँ पर जो given condition है which is the body is in equilibrium. That means body में कोई motion नहीं है, ना ही डाउन द प्लेन नहीं अप द प्लेन मोशन है, तो इट इज गिवन दैट बॉडी इज इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में इंक्लिनेशन क्या होगी वी हैव टू फाइंड आउट। आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी। तो बॉडी का मास जो है, बॉडी इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, mass of the body is m, angle of inclination is theta, body is in equilibrium, we have to find the value of theta. तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो बॉडी पर जो पहला फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी mg which is weight of the body, and इसकी रिएक्शन में और दैट यू नो which is normal reaction। तो बेटा हम यहाँ वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो यूजुअली हम लेते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में लेते आए हैं, तो पहला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी
mg cos theta and the second component will be mg sin theta. तो बेटा अगर हम मान लें, अगर हम सपोज कर लें, कंसिडर कर लें कि मोशन इस डायरेक्शन में है, वैसे बॉडी रेस्ट में है, दैट आई नो एंड आप भी जानते हैं, लेकिन हम अगर मान ले बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेंडेंसी की बॉडी हमेशा इंक्लाइनेड प्लेन पे जो होती है दैट इज डाउनवर्ड्स, वो हमेशा होती है, दैट इज एन ऑब्वियस फैक्ट। तो फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। यहाँ आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप काइनेटिक फ्रिक्शन लिखें, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखें, या आप जस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को अवॉइड करें, सिंपली फ्रिक्शन लिखें। क्योंकि बेटा यहाँ पर दो केसेस एग्जिस्ट होते हैं। एक तो होता है बॉडी वाज ऑलरेडी इन मोशन, तो बॉडी वाज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, तो चलते चलते बॉडी अचानक रुक गई, उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर बॉडी इज इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आते हैं और जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कितने होते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस बॉडी वाज इन रेस्ट ऑलरेडी, तो जो नेट फोर्स बॉडी पे हो रहे हैं, जो सम ऑफ ऑल द फोर्स हो रहा है वो दैट इज जीरो, क्योंकि बॉडी की मोशन नहीं है। एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जब बॉडी मोशन में होती है, तो मोशन में होते हुए बॉडी पे जो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनकी जो सम होती है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो डोंट वरी, आप दो में से जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर टू द पॉइंट ही आ रहा हूँ। बॉडी की जो मोशन है वो नहीं है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो Fk और mg sin theta they will be equal because body is not sliding down the inclined plane. Okay, clearly body is in equilibrium. Therefore जो mg sin theta this will be equal to Fk। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी, तभी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। तो बेटा आगे हम लिख सकते हैं, वी नो दैट R is equal to mg cos theta, क्योंकि there is no vertical motion of the body, the body vertically upwards जा रही है और न downwards। so हमने पहले ही पढ़ा है R is equal to mg cos theta, so we can write mg, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। mg sin theta हमें पता है Fk की वैल्यू होती है, इट इज म्यू इनटू r, म्यू k इनटू r, या आप सिंपली म्यू k और म्यू लिख सकते हैं। सो म्यू k इनटू r बिकॉज़ वी नो दैट जो फ्रिक्शन होता है इट इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू k इनटू r, वेयर म्यू k इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बेटा यहाँ आगे एक और सेटअप, म्यू k r की वैल्यू mg cos theta, mg cos theta, mg कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट sin theta is equal to mu k into cos theta। आगे अगर cos theta हम डिनोमिनेटर में लें तो we get sin theta divided by cos theta is equal to mu k। so this is tan theta, sin by cos is tan, so tan theta is equal to mu k, theta is equal to tan, जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो मैथमेटिकली इट विल बिकम tan इनवर्स, so this gives tan inverse mu k, so this is the value of the theta। बेटा अभी हमें फ्रिक्शन के और भी कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, आगे नेक्स्ट वीडियोस में उन कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स को भी कैरी ऑन करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स में लेके आऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।